डिबेंचर्स। दो टॉपिक एडिशनल आया हुआ है, एक तो रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स और एक रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। इक्विटी शेयर्स का कभी रिडेम्पशन होता नहीं है। इक्विटी शेयर्स वालों को पैसा मिलता है जब कंपनी बंद हो जाती है। डिबेंचर्स वालों को एक पर्टिकुलर पीरियड के बाद पैसे मिल जाते हैं। और प्रेफरेंस वाले भी कुछ कुछ ऐसे प्रेफरेंस होते हैं जिसको एक पर्टिकुलर पीरियड के बाद पैसे मिल जाते हैं। तो हमको दो लोगों का रिडेम्पशन पढ़ के चलना है। एक है डिबेंचर्स वालों का रिडेम्पशन और एक है प्रेफरेंस वालों का रिडेम्पशन। तो हेडिंग डालेंगे रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, लिखेंगे रिडेम्पशन मीन्स रीपेमेंट ऑफ debentures after a particular period, full stop. When a debenture is issued, it is decided when to redeem that debentures, full stop. Second, redemption of debentures can be done in four different ways. डिबेंचर्स का रिडेम्पशन चार तरीके से किया जा सकता है। नंबर ए, लंप सम रिडेम्पशन। नंबर बी, रिडेम्पशन इन इंस्टॉलमेंट। नंबर सी, by converting the debentures in equity shares. Number 4, by buying the own debentures in open market. Full stop. इसे जल्दी जल्दी लिखेंगे, फिर हम समझेंगे कि आखिर ये रिडेम्पशन होता क्या है। मोहित सर को कॉल करो, कॉल कर रहे हैं मेरे को। चलो देखो,
रिडेम्पशन का मतलब क्या होता है? किसी को रीपे कर देना, ठीक है। जैसे मान लो कंपनी को ना फंड्स की जरूरत थी, तो कंपनी क्या किया, मार्केट में डिबेंचर्स इशू कर दिया। उस डिबेंचर्स के अगेंस्ट कंपनी को क्या मिला, फंड्स मिल गया। लेकिन एक टर्म और कंडीशन में साइन करना पड़ा कंपनी को कि भैया हम उस फंड को जो हमने लिया है जनरल पब्लिक से, उस फंड को क्या करना पड़ेगा, रीपे करना पड़ेगा, वापस करना पड़ेगा। दैट इज कॉल्ड रिडेम्पशन। अब वापस करना कब है, किस में वापस करना है, कैसे वापस करना है, पूरा उसके टर्म्स और कंडीशन में लिखा रहता है। इक्विटी शेयर्स में ऐसा नहीं होता था। इक्विटी शेयर्स में हम पैसे तो ले लेते थे इक्विटी शेयर होल्डर से, उनको शेयर्स दे देते थे, लेकिन उसमें कोई टर्म्स और कंडीशन नहीं होता था, क्योंकि ये माना जाता है कि इक्विटी शेयर होल्डर आर द ओनर ऑफ द कंपनी। तो इक्विटी शेयर होल्डर वालों को हम पैसे वापस नहीं करेंगे, जब बिजनेस बंद हो जाएगा तभी वो पैसे वापस लेके चलेंगे। अब आपको लगेगा सर हम तो बेच देते हैं इक्विटी शेयर मार्केट से खरीद के, शेयर मार्केट में एनएससी बीएससी में शायद आप लोग ट्रेडिंग करते होगे, लेकिन मैं आपको बताऊं दैट इज सेकेंडरी मार्केट। मैं प्राइमरी मार्केट की बात कर रहा हूं। जब सेकेंडरी मार्केट में कोई शेयर्स जाते हैं ना, तो वो शेयर्स ट्रेडिंग के पर्पस से यूज हो सकते हैं, आप उसे कभी भी खरीद सकते हो, कभी भी बेच सकते हो। लेकिन जब प्राइमरी मार्केट में शेयर्स इशू होते हैं ना, तो प्राइमरी मार्केट में एनएससी कुछ पर्टिकुलर शेयर्स खरीद लेती कंपनी की। वो एनएससी जो शेयर्स खरीदी वही सेकेंडरी मार्केट में रोटेट होते हैं, लेकिन कंपनी के जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एनएससी का नाम लिखा रहता है। कहीं ना कहीं एक बार उसको शेयर्स चले जाते हैं, बाकी सेकेंडरी मार्केट में वो कहां से ट्रेडिंग कर रही, किसके पास जा रही, किसके पास सेल हो रही है, वो मुद्दा अलग है, ठीक है। तो यहां पे कंडीशन ये है, डिफरेंस ये है कि शेयर्स का रीपेमेंट नहीं होता, वेयर एज डिबेंचर्स का रीपेमेंट होता है एक पर्टिकुलर इंटरवल के बाद, एक पर्टिकुलर पीरियड के बाद, ठीक है। अब सोचो आप रीपेमेंट जब करने की बारी आएगी तो कैसे कैसे रीपेमेंट कर सकता हूं मैं, देयर आर 4 डिफरेंट वेज। या फिर आप 5 साल बाद इकट्ठा पैसे दे दो, या फिर आप क्या करो हर साल इंस्टॉलमेंट में पैसे दे दो, या फिर आप क्या करो वो डिबेंचर्स वालों को इक्विटी दे दो, कन्वर्ट कर दो उनके डिबेंचर्स को इक्विटी में, और या फिर आप कंपनी एज अ कंपनी ओपन मार्केट में जाके खुद के डिबेंचर्स क्या कर लो, परचेज कर लो। तो हाउ मेनी वेज यू कैन रीपे देम, देयर आर 4 वेज। सबसे पहला क्या है, लम सम रिडेम्पशन, इकट्ठा पेमेंट कर दो। सेकंड क्या है, रिडेम्पशन इन इंस्टॉलमेंट, इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करो। थर्ड क्या है, डिबेंचर्स वालों को इक्विटी दे दो, कन्वर्ट कर दो उनको, तो डिबेंचर्स रीपे हो गए, इक्विटी बढ़ गए। और फोर्थ क्या है, खुद के डिबेंचर्स ओपन मार्केट में क्या कर लो, परचेस कर लो। आई बात समझ में? जब हमने इशू ऑफ डिबेंचर्स पढ़ा था तभी हमने रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स की एंट्री देख ली थी, यस और नो? तो क्यों ना हम वही जर्नल एंट्री को फिर से लिख लें यहां पे। तो बताओ रिडेम्पशन में जर्नल एंट्री क्या होता है? हमने जो डिबेंचर्स इशू किया था, जब हम डिबेंचर्स इशू करते हैं तो डिबेंचर्स को हम क्या करते हैं, क्रेडिट। क्यों क्रेडिट करते हैं? बिकॉज इट इज अवर लाइबिलिटी टू रीपे इट। तो लाइबिलिटी हमेशा क्या होता है, क्रेडिट होता है। तो हमने डिबेंचर्स को लाइबिलिटी माना है, हमने डिबेंचर्स को क्रेडिट कर लिया है, और वो मेरे बैलेंस शीट के लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स के अंदर पड़ा रहता है। अब मुझे उस लाइबिलिटी को कैंसिल करना है, रीपे करना है, तो वही 9% डिबेंचर्स को मैं क्या करूंगा, डेबिट करके चलूंगा। तो मैंने क्या कर दिया, 9% डिबेंचर्स को डेबिट कर दिया। अब ये डेबिट हमेशा फेस वैल्यू से होता है। आपको पता होगा कि जो डिबेंचर्स वालों को हम डेबिट या क्रेडिट करते हैं वो हमेशा फेस वैल्यू से होता है। अब इस पूरे डिबेंचर्स वाले का पैसा हम कहां पे डाल देंगे बताओ, डिबेंचर होल्डर अकाउंट में। अगर पार पे इशू कर रहे हो तो पार वैल्यू, अगर प्रीमियम पे इशू कर रहे हो तो प्रीमियम वैल्यू, और अगर डिस्काउंट पे रिडीम कर रहे हो तो डिस्काउंट वैल्यू। अगर पार पे कर रहे हो तो पार और फेस वैल्यू बराबर होता है, तो ये दोनों क्या हो जाते हैं, सिंपल, एक ही एंट्री आती है। लेकिन अगर मान लो प्रीमियम में रिडीम कर रहे हो, ज्यादा पैसा देकर रिडीम कर रहे हो, तो एक एडिशनल एंट्री आती है, दैट इज कॉल्ड
प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन डेबिट। डेबिट क्यों होता है? बिकॉज दिस इज अवर एक्सपेंस, क्योंकि यहां पे हमको ज्यादा पैसा पे करना पड़ रहा है। नेक्स्ट, अगर मान लो डिबेंचर वालों को कम पैसा देके रीपे कर रहे हो, डिस्काउंट पे रीपे कर रहे हो, तो यहां पे हम क्रेडिट करेंगे डिस्काउंट ऑन रिडेम्पशन। ये हमारे लिए कहीं ना कहीं प्रॉफिट या इनकम पकड़ लो, तो हम इसे क्या करके चलते हैं? क्रेडिट करके चलते हैं। तो ये एंट्री हम मारते हैं टू कैंसिल अवर 9% डिबेंचर, टू कैंसिल अवर लाइबिलिटी। पूरा लाइबिलिटी को कैंसिल करके किस में डाल दिया मैंने? पैसा। फिर सेकेंड एंट्री क्या मारूंगा बताओ? डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक। पूरा का पूरा पैसा मैं पे कर दूंगा। इट कैन बी एट पार, इट कैन बी एट प्रीमियम, और इट कैन बी एट डिस्काउंट। आई बात समझ में? तो तुमको लगेगा कि सर जब दो ही एंट्री मारनी थी, ये हम ऑलरेडी इशू के टाइम पे पढ़ लेते थे, तो इसके लिए अलग से चैप्टर बनाने की क्या जरूरत पड़ गई? ठीक है, तो बात इतनी सिंपल नहीं है। अभी तो फिलहाल आप ये दो एंट्री लिखो, फिर मैं आपको एक कॉम्प्लिकेशन बताता हूं। अब वो कॉम्प्लिकेशन का आंसर भी कहीं ना कहीं आप ही मुझे ढूंढ के बताएंगे। क्या बोली थी स्नेहा? ये बायबैक नहीं है, बायबैक ऑफ शेयर्स नहीं है। वो मेरे को लगा था होगा उस चैप्टर में। क्या चीज? ये जो चार मेथड है ना, उसमें से पहला वाला दूसरे वाले की एंट्री मैंने बताया, कन्वर्टिंग इनटू इक्विटी शेयर अभी नहीं बताया हूं। दिस इज बायबैक ऑफ डिबेंचर्स, नॉट शेयर्स। देखो यहां पे ना तीन चीजों की एंट्री यही होती है। लमसम वाले की भी यही एंट्री होती है, इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करोगे तो भी यही एंट्री होती है, इंस्टॉलमेंट वाइज। अब डिफरेंट डिफरेंट इंस्टॉलमेंट की डिफरेंट डिफरेंट एंट्रीज हो जाएंगी। और खुद के शेयर्स खरीदने की भी यही एंट्री होती है। खुद के डिबेंचर्स खरीदोगे तो भी तो पैसे जाएंगे ही ना, तो यही एंट्री होती है, सिंपल। इसकी अलग एंट्री होती है, ये मैं अलग से डिस्कस करके चलूंगा। अभी तो मैंने तीन चीजों का एंट्री आपको बता दिया है, ठीक है। अब ना डिस्कस करते हैं प्रॉब्लम को। और इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आप ही मुझे देंगे। इसे लिखना नहीं, सिर्फ समझना। अभी फिलहाल मैं आपको ना एक टी शेप का बैलेंस शीट बना के दिखाता हूं। वैसे वाले बैलेंस शीट में आप समझ नहीं पाओगे और मैं समझा भी नहीं पाऊंगा, तो मैं फिलहाल आपको टी शेप का एक बैलेंस शीट बना के दिखाता हूं। हमने क्या इशू किया? 9% डिबेंचर्स। तो जैसे ही आप 9% डिबेंचर्स इशू करते हो, तो आपकी लाइबिलिटी क्या हो जाती है? क्रिएट हो जाती है। मान लो 10 लाख रुपए की लाइबिलिटी आपकी क्या हो गई? क्रिएट हो गई। करस्पॉन्डिंगली आपके क्या बढ़ जाएंगे? एसेट्स में क्या बढ़ जाएगा? बैंक का बैलेंस कितने से बढ़ जाएगा? 10 लाख रुपए। हम मान के चलते एट पार इशू हुआ है, ठीक है। तो यार 10 लाख रुपए का डिबेंचर्स बढ़ गया, 10 लाख रुपए की लाइबिलिटी क्रिएट हो गई, एंड करस्पॉन्डिंगली 10 लाख रुपए का क्या क्रिएट हो गया? एसेट क्रिएट हो गया। अब क्या हो रहा है? इस एसेट को, इस बैंक के बैलेंस को कंपनी यूटिलाइज करेगी अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए। तो मान लो बैंक का बैलेंस को यूटिलाइज कर लिया
टू क्रिएट अ मशीन, एक एसेट क्रिएट करने के लिए यूटिलाइज कर लिया। तो बैंक का बैलेंस जीरो हो गया और एसेट्स एट कॉस्ट रिकॉर्ड हो गया। अभी भी मेरा बैलेंस शीट टैली हो रहा है। तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि मुझे 10 लाख की जरूरत थी टू परचेज अ मशीन, ताकि मैं अपने बिजनेस को और एफिशिएंटली यूज कर पाऊं, ग्रो कर पाऊं। तो मैंने मार्केट में क्या इशू कर दिया? डिबेंचर्स। उससे जो मुझे पैसे मिले, मैंने क्या खरीद लिया? उससे मशीन खरीद लिया। अब बिजनेस ग्रो कर रही है, बिजनेस क्या अर्न करने लगी? प्रॉफिट अर्न करने लगी। तो जब प्रॉफिट अर्न करती है, तो मान लो उसने 5 लाख रुपए का प्रॉफिट अर्न किया, तो 5 लाख से क्या बढ़ गया बताओ? कैश बढ़ गया। बेटा प्रॉफिट अर्न करोगे, प्रॉफिट का मतलब क्या होता है? सारे खर्चों को घटा के आपको जो कमाई हुआ, सेल्स हुआ, माइनस ऑल द एक्सपेंसेस इज कॉल्ड प्रॉफिट। अब मान लो मुझे प्रॉफिट हुआ 5 लाख का, तो मेरे बैंक में भी तो 5 लाख रुपए बचा होगा ना। तो मेरे बैंक में बचा है 5 लाख रुपए, ठीक है। अब कंपनी क्या कर रही है पता है? 5 लाख के प्रॉफिट में पूरा डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर दे रही है। तो कंपनी बोली मुझे 5 लाख का प्रॉफिट हुआ है, तो मैं अपने शेयर होल्डर्स को, मैंने शेयर होल्डर्स का डिटेल यहां नहीं डाला है, बट कंपनी में शेयर होल्डर्स एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। तो कंपनी ने क्या बोला कि मैं पूरा का पूरा, हाँ है, अभी मैंने डाला नहीं है। कंपनी ने क्या बोला कि भैया मैं पूरा का पूरा 5 लाख रुपए का प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा एज अ डिविडेंड। तो क्या हुआ बताओ? मेरा जो प्रॉफिट है वो डिविडेंड से क्या हो गया? माइनस हो गया। 5 लाख रुपए का डिविडेंड से घट गया। अब मेरे पास रिटेन्ड अर्निंग, रिटेन्ड अर्निंग मतलब बचा हुआ प्रॉफिट कितना है? कुछ भी नहीं है। मेरा जो बैंक का बैलेंस है वो भी कहीं ना कहीं शेयर होल्डर्स के पास चला गया डिविडेंड के रूप में, शेयर होल्डर्स एज डिविडेंड। पूरा का पूरा 5 लाख रुपए का कैश बैंक क्या हो गया? खत्म हो गया। अब मेरे पास बैंक कितना बचा? नील। आई बात समझ में? मतलब हर साल कंपनी पैसे कमा रही है, हर साल कंपनी डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर ले रही है। क्यों डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर पा रही है? क्योंकि कंपनी के पास क्या है? प्रॉफिट। भाई कंपनी का तो स्वेच्छा होती है ना, कंपनी का खुद का विल होता है। अगर कंपनी के पास प्रॉफिट है देन ही कैन डिस्ट्रीब्यूट डिविडेंड्स। अपने शेयर होल्डर्स को भी तो खुश रखने का काम करता है कंपनी। अब मुझे बताओ 5 साल बाद जब डिबेंचर्स वालों को रीपे करने की बारी आ रही है, तो बैंक के पास बैंक में कोई भी पैसा नहीं है। आफ्टर 5 years when it comes to repay the debentures, the company has zero balance in the bank. अब डिबेंचर वालों को पेमेंट कैसे करेगी? तो कहीं ना कहीं डिफॉल्ट कर सकती है कंपनी कि अपने डिबेंचर वालों को पेमेंट ही नहीं कर पाए। आ रही बात समझ में? तो प्रॉब्लम ये है कंपनी ना कहीं ये फ्रॉड कर सकती है या एक डिफॉल्ट कर सकती है कि जितना पैसा कमा रही है वो पूरा पैसा डिविडेंड में बांट दे रही है, जिसकी वजह से कंपनी के पास बैंक में जीरो बैलेंस है। जीरो बैलेंस होने की वजह से कंपनी अपने खुद के डिबेंचर्स को रीपे नहीं कर पा रही है। तो ऐसे में तो डिफॉल्ट हो गया ना, कंपनी का नाम खराब हो गया। तो बताओ एज अ लॉ मेकर, एक कानून बनाने वाला क्या करेगा? एक मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर एमसीए क्या करेगा इस सिचुएशन को बचाने के लिए? बताओ। वेरी गुड, बहुत सही जवाब। भैया आपका कहना है कि सर आप पूरा प्रॉफिट डिविडेंड के रूप में बांटने ही मत दो। अगर आपने बांटने दे दिया तो वो तो पूरा प्रॉफिट खा जाएंगे, उसमें तो कुछ पैसा ही नहीं बचेगा। समझ में आ रहा है? आप क्या बोल रहे हो? कुछ परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट क्या कर लो, बचा के रखो, ताकि डिबेंचर्स वालों को आप फ्यूचर में रीपे कर पाओ। आ रही बात समझ में? तो प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर लिए। कंपनी पूरे पैसे को क्या कर ले रही थी? डिविडेंड बांट ले रही थी। तो उसका सॉल्यूशन क्या निकला? दैट कुछ प्रॉफिट शुड बी सेव्ड टू रीपे द डिबेंचर्स। उसी को ही बोलते हैं DRR। DRR मतलब होता है डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व्स। मतलब हमको अपने प्रॉफिट का कुछ हिस्सा, देखो डिबेंचर यहां कितने के? 10 लाख। 10 लाख का 10% कितना होता है? तो हमको ना 1 लाख का DRR बनाना पड़ेगा। तो 1 लाख का DRR बनाऊंगा तो मेरा प्रॉफिट घट गया। अब मेरे पास प्रॉफिट कितना आ गया? 4 लाख। नाउ द कंपनी कैन डिस्ट्रीब्यूट डिविडेंड टू द एक्सटेंट ऑफ 4 lakhs।
अगर कंपनी डिविडेंड घोषित कर भी देगी तो कितने का डिविडेंड घोषित कर पाएगी? 4 लाख। रिटेन्ड अर्निंग कंपनी के पास नील हो जाएगा, लेकिन बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड 1 लाख का डीआरआर रहेगा। यस और नो? बैंक में जब पैसे घटेंगे तो कितना पैसा घट पाएगा बताओ? 4 लाख रुपए डिविडेंड चला गया, बैंक में 1 लाख रुपए बचेगा ही बचेगा। इससे क्या हुआ कि हमने अपने ही कंपनी को पूरा का पूरा डिविडेंड बांटने के लिए रिस्ट्रिक्ट कर दिया, रोक दिया। समझ में आ रहा है? तो वेन एवर अ डिबेंचर इज इशूड, जब कभी एक डिबेंचर इशू होता है, हमको एक डीआरआर का कॉन्सेप्ट पढ़ना पड़ता होता है, दैट इज डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व्स। डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व्स कितना परसेंट बनाना होता है अपने को? 10%। किसका 10%? अरे हाँ, परसेंटेज इज फिक्स्ड है। किसका बनाना पड़ता है? डिबेंचर्स का 10%। आई बात समझ में? तो हमने 1 लाख रुपए क्या कर लिया? बचा लिया। अब तुम बोलोगे सर 1 लाख रुपए बचा क्या कर ले रहे हो? हाँ, कहीं ना कहीं पेमेंट 5 साल बाद करना है, कुछ तो बचा रहे हो ना, जीरो तो नहीं हो जा रहे हो। तो इसलिए 10% का डीआरआर बनाना बोला गया है। ये मिनिमम परसेंट है, कंपनी चाहे तो 10 से ज़्यादा भी बना सकती है, उसकी इच्छा है। समझ में आ रहा है? आप हाँ, उससे कम नहीं बना सकती है। अब आप सोचो थोड़ा सा, क्या मेरा बैलेंस शीट अभी भी मैच हो रहा है? बिल्कुल मैच हो रहा है। यहाँ पे 11 लाख हो रहा है टोटल, यहाँ पे 11 लाख हो रहा है टोटल। लेकिन एक प्रॉब्लम अभी भी है। क्या प्रॉब्लम है पता है? पैसा कहाँ पड़ा हुआ है? बैंक में, और बैंक में तो ब्याज मिलता नहीं है। तो अब मुझे ऐसे जगह इन्वेस्ट कर देना चाहिए जहां से अच्छा खासा पैसा मिल जाए, जिससे मैं अपने डिबेंचर्स को रीपे कर पाऊं। तो कैसे करना चाहिए बताओ? आई शुड रिड्यूस माई बैंक। मैं अपने बैंक को क्या कर दूंगा? रिड्यूस कर दूंगा, और डिबेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट में डाल दूंगा। कितना रुपए डाल दिया? 1 लाख पूरा डाल दिया। अब मेरे बैंक में कितना बच गया? नील। और एक नया एसेट क्रिएट हो जाएगा, दैट इज डीआरआई। डीआरआई मतलब डिबेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट। कितने का क्रिएट हो गया? 1 लाख रुपए का। अब ये 1 लाख, हाँ वो तो होगी, मैं तो सबका डबल इफेक्ट ही तो दे रहा हूं। तो इससे क्या होगा कि जो इन्वेस्टमेंट मैंने क्रिएट किया है, दैट विल गिव मी इंटरेस्ट, दैट विल अक्रू इंटरेस्ट, और वही इंटरेस्ट से हम क्या कर लेंगे? डिबेंचर्स को कहीं ना कहीं फ्यूचर में रीपे कर देंगे। आई बात समझ में? तो यहां पे डिबेंचर्स वालों का हित में काम हो जाए, डिबेंचर्स वालों के बेनिफिट में काम हो जाए, इसलिए एक कॉन्सेप्ट क्रिएट हुआ है, डीआरआर एंड डीआरआई। डीआरआई मतलब डिबेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट्स। बैंक में पड़ा नहीं रखना है पैसा, उतने ही पैसे को लगभग आप इन्वेस्ट कर दो। देयर इज अ कॉन्स्ट, एक ना रेट है इन्वेस्टमेंट का। जैसे डीआरआर 10% क्रिएट होता है, वैसे ही डीआरआई का भी एक परसेंटेज है। उसके हिसाब से हमको इन्वेस्ट करना पड़ता है, अपने मन से कुछ नहीं करना है, सब चीज कानून में लिखा हुआ है। आई बात समझ में? अब ये आपने प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर लिया, सॉल्यूशन भी आप ही ने दिया, बस आपके सॉल्यूशन का नाम मैंने दे दिया, दैट इज डीआरआर। ठीक है, आपने भी तो वही सॉल्यूशन दिया, प्रॉफिट में कुछ हिस्सा अलग कर दो, तो वो हिस्से का नाम मैंने दे दिया, दैट इज डीआरआर। ठीक, इसको लिखो, आप समझ जाओगे जब पढ़ोगे तो, इसलिए लिखना जरूरी है। थोड़ा 5 मिनट में आ रहे हैं, तभी तो 10 मिनट बाद बोला 5 मिनट में आ रहे हैं।
सब बनता है कंपनीज में, बैलेंस शीट कभी भी मांग सकता है, तो ऐसे डरना नहीं है बैलेंस शीट से। टी शेप नहीं बनता, टी शेप से समझाना अच्छा रहता है, इसलिए मैं समझाया था। मतलब तो ऐसे बनता ही नहीं है ना कंपनी का बैलेंस शीट टी शेप में। तो सिंपल है, पूरा गेम लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स के अंदर ही तो होना है, और रिजर्व और सरप्लस के अंदर, वही तो पूरा नोट्स टू अकाउंट्स में प्लस माइनस करना है। नींद से जाके यार, बिजली बिजली लगता है यार इससे, गेट से। हाँ, मोहित सर इनको लेके आ रहे हैं क्या? चलो लिखें। जल्दी करो, एक दिन का क्लास है, खत्म कर दें। हाँ, अरे कुछ नहीं रखा है यार। तो बड़ी बड़ी तो डराने के लिए होता है। ओहो, अरे सारा कॉन्सेप्ट मैं बुक ही से कराता हूँ भैया, कहाँ से कराऊंगा बताओ, अपने मन से तो नहीं ला पाऊंगा ना। डिवेंचर पूरा लिखवाना है मेरे को, अभी आप इसी को तो बनाओ, मेरे को पूरा लिखवाना है भैया। अरे अभी रुको, पेज नंबर नहीं, अभी उतने काबिल हो नहीं पाए अपन कि बुक खोल सकें। यस, इसको लिख लिए ना। चलो अब हेडिंग डालेंगे, डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व्स, दैट इज DRR। डिबेंचर redemption reserves, that is DRR लिखेंगे। DRR is created out of profits। DRR कैसे क्रिएट होता है? आउट ऑफ प्रॉफिट्स टू protect the interest of existing
डिबेंचर होल्डर्स, फुल स्टॉप। लिखेंगे DRR is created at the beginning of the फाइनेंशियल ईयर। बताइए। हाँ, तो घटा क्रिएट करेंगे तो कहाँ से क्रिएट, जेब से, प्रॉफिट से ही तो घटा के क्रिएट करेंगे ना। 10% का मतलब होता है अमाउंट, कितना अमाउंट क्रिएट करेंगे वो डिबेंचर पे डिपेंड करता है, लेकिन कहाँ से कम करेंगे वो तो प्रॉफिट से ही कम करेंगे। हाँ ऑफ कोर्स, लेकिन कितना कम करना है वो कहाँ से पता चलेगा, जब हम रेट को डिबेंचर से अप्लाई करेंगे। ठीक है, लिखेंगे DRR is created at the rate 10% of face value of debentures। ठीक है, अब कहानी ऐसी है, हम कंपनी को ना दो कैटेगरी में बांट देते हैं। एक वो कैटेगरी जिसको DRR बनाना है, और एक वो कैटेगरी जिसको DRR नहीं बनाना है। अब तुम बोलोगे सर DRR किसको नहीं बनाना होता है, तो यार जैसे बैंकिंग कंपनी है, बैंकिंग कंपनी को रेगुलेट कौन करता है, RBI। तो बैंकिंग कंपनी में ना फ्रॉड नहीं हो सकते, तो जब बैंकिंग कंपनी डिबेंचर्स इशू करती है ना, तो बैंकिंग कंपनी के वालों के लिए छूट दिया गया है कि अगर आप DRR नहीं भी बनाओगे तो चलेगा। आई बात समझ में, क्योंकि बैंकिंग कंपनी में फ्रॉड होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। अब तुम बोलोगे सर बहुत फ्रॉड होते हैं, ठीक है, लेकिन ऐसा कानून में लिखा गया तो मानना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो भैया बैंकिंग कंपनी को रेगुलेट करने वाला कौन है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अंदर में जो भी आते हैं उसमें फ्रॉड होने के चांसेस क्या हैं, बहुत कम है, क्योंकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भी देख रही है, सेबी भी देख रही है, फलाना ढिमका सारे का इंस्टीट्यूशन अगर देख ही रहे हैं तो वहाँ पे फ्रॉड होने के चांसेस क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। तो हमने उनको रिस्ट्रिक्ट कर दिया कि आप DRR मत बनाओ। तो कौन बनाएगा भैया DRR, सारे प्राइवेट कंपनियां, अनलिस्टेड कंपनीज। ठीक है, तो इसलिए हमने कंपनी के दो बंटवारे कर लिए। एक ऐसी कंपनी विच इज रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर, रिक्वायर्ड टू क्रिएट, लिख दो DRR, नॉट required to create DRR। मैं अगर नॉट वाला पहले लिखा दूं तो रिक्वायर्ड वाले मिल जाएंगे आपको। ठीक है, तो कौन कौन अलाउड नहीं है, एक तो बैंक, बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस, मेरे सब NPO डिबेंचर्स क्यों इशू करेगा यार, कुछ भी बोलता है, कैसी बात कर दिया। एक होता है AIFI, मतलब ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। एक होते हैं NBFCs, NBFCs मतलब यस, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। या ठीक है कंपनीज लिख लो, उसमें क्या है। नेक्स्ट एक होता है HCI या HLC लिख लो, हाउसिंग लोन कंपनीज। अब बेटा ये सारे ऐसे कंपनीज हैं जिसको रेगुलेट कौन करता है,
आरबीआई। अगर आरबीआई इनको रेगुलेट कर रही है तो ऐसे कंपनीज को डीआरआर बनाने की जरूरत नहीं है। तो डीआरआर कौन बनाएगा बताओ? कोई बात नहीं, उठा लेंगे। तो डीआरआर कौन बनाएगा बताओ? अदर लिस्टेड कंपनीज। अदर लिस्टेड कंपनीज मतलब, अदर लिस्टेड कंपनीज मतलब जो वहां पे नहीं है, और अदर अनलिस्टेड कंपनीज। नॉट कवर्ड ईयर। सब आ जाते हैं। ये जो मैंने आपको ना एक समरी बना के दिया है, ये समरी बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये समरी अगर आप बुक में देखोगे तो बहुत ही ज़्यादा पेचीदा तरीके से बनाया गया है, इसलिए हम अपने हिसाब से बात करके चलेंगे। हाँ। नहीं, ये स्टार्टिंग में ही करना है अपने को। क्वेश्चन में अगर कुछ भी नहीं दिया है ना, स्टार्टिंग में ही करना है। अब तुम बोलोगे सर प्रॉफिट तो हुआ नहीं है, तो भाई पिछले साल का तो प्रॉफिट है ना अपने पास, उससे क्रिएट करो। तुम पहले रेगुलर क्लास आओ। कल कहाँ थी? मुझे नहीं पता। ये लोग दिए ही नहीं है मेरे को। अब डीआरआर का एंट्री क्या मारोगे बताओ? जर्नल एंट्री। एकदम सही जवाब, पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू डीआरआर। चलो लिखो जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री लिखो। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डीआरआर अकाउंट। नेक्स्ट लिखो डिबेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट्स, दैट इज डीआरआई। लिखेंगे क्रिएटिंग डीआरआर does not constitute that the money is invested, full stop. Therefore, to reduce the fund crisis, DRI is to be done by companies at the rate 15% of debentures। DRR कितना बनाना है अपने को? 10%। DRI कितना करना है अपने को? 15%। तो ये याद रखना है। यस, अगर हमने DRI किया है तो एंट्री क्या होगी बताओ? DRI इन्वेस्टमेंट डेबिट
अबे पी एंड एल क्यों होगा, बैंक से पेमेंट करोगे ना यार। गजब काम कर दिया यार। नेक्स्ट, अब आपको इस डीआरआई पे ब्याज मिल रहा है तो क्या एंट्री मारोगे, बैंक अकाउंट डेबिट या फिर डीआरआई अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट इनकम बीइंग इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑब्लिक अक्रूड ऑन डीआरआई। अब ये जो डीआरआई का कंप्लायंसेस है ना, ये हर कंपनी को करने की जरूरत नहीं है। यहां पर भी दो चीजें निकल के आती है। पहले मैं लिख देता हूं, चलो, नॉट रिक्वायर्ड टू क्रिएट डीआरआई। ऐसी कंपनी जो डीआरआई क्रिएट करने के लिए बाध्य नहीं है, और ऐसी कंपनी रिक्वायर्ड टू क्रिएट डीआरआई। तो डीआरआई करना सिर्फ दो लोगों के लिए बाध्य नहीं है, एक तो बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस और एक एआईएफआई। बाकी हर किसी को डीआरआई तो क्रिएट करना ही पड़ेगा। रेस्ट ऑल रिक्वायर्ड। अगर आप देखोगे, थोड़ा सा क्रॉस क्रॉस जिगजैग कर लेते हैं। एनबीएफसी को डीआरआर बनाना है क्या, एनबीएफसी को डीआरआर बनाना है क्या, लेकिन क्या डीआरआई बनाना है, हाँ, क्योंकि ये एग्जेम्प्टेड नहीं है। बैंकिंग कंपनी को डीआरआर बनाना है क्या, लेकिन क्या डीआरआई बनाना है, नहीं बनाना है, इसको भी बैंकिंग दोनों तरफ से छूट है। एआईएफआई, ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, डीआरआर बनाना है, डीआरआई बनाना है। नेक्स्ट, एचएलसी मतलब हाउसिंग लोन कंपनी, डीआरआर बनाना है क्या, डीआरआई बनाना है क्या, यस। आई बात समझ में, क्योंकि आई का रेट अलग है, ये अलग तरीके से बनता है। उसके लिए सिर्फ आपको पैसे इन्वेस्ट करने की जरूरत है, उसके लिए प्रॉफिट अलग करने की जरूरत थोड़ी ना। यू हैव टू जस्ट इन्वेस्ट 15% ऑफ योर डिबेंचर्स, ठीक है। एआईएफआई, ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, मतलब ऐसे भी कंपनीज होती है जिनका काम है सिर्फ फाइनेंस देना। वो लोन लेती है और लोन देती है बस। जैसे एनबीएफसीज, वो कभी भी ना फंड्स डिपॉजिट नहीं करती, जैसे एनबीएफसी का काम होता है। जैसे ना एनबीएफसी में वो आ जाते हैं, चोलामंडलम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, मैग्मा फाइनेंस, टाटा फाइनेंस, ये सब आपको लोन देती है। आप वहाँ पे पैसे जमा नहीं कर सकते। हाँ, बजाज फाइनेंस, ये सब आपको ना लोन देती है, लेकिन आप वहाँ जमा नहीं कर सकते पैसा। तो तुम बोलोगे सर उनके पास पैसे कहाँ से आती है, तो वो कहीं ना कहीं बैंकिंग इंस्टीट्यूशन, बैंकिंग चैनल से ही पैसे लेती है और आपको प्रोवाइड करती है ना। वैसे ही ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी होते हैं। कैसी बात कर रहे हो, अच्छे से देखो, कैसे आ सकते हैं, कैसे आ सकते हैं। अनलिस्टेड पूरे रिक्वायर्ड में आते हैं, नॉट रिक्वायर्ड में आते ही नहीं है। अगर आपको लगता है कि मैं अदर वर्ड अच्छा नहीं लग रहा है तो आप ऑल लिख लो ना। ऑल अनलिस्टेड कंपनीज को रिक्वायर्ड है। being DRR created, अरे आया समझ में। अरे इतना ही तो कर लो पहले, बताओ।
हो गया। अब क्यों ना हम जितना भी चीज़ पढ़े हैं, चाहे वो इशू से रिलेटेड हो, चाहे वो रिडेम्पशन से रिलेटेड हो, उसको एक लाइन में एंट्री मार देते हैं ताकि आपको एकदम पूरा सीक्वेंस याद हो जाए हमेशा के लिए। Madam, what is this? Why don't you verify before asking? तुम जो देख रहे हो ना वो DRI मैच्योर हो रहा है। मैच्योर हो रहा है तो बैंक में पैसे आ रहे हैं। मैच्योरिटी का बताया ही नहीं हो ना। जब अपन ना बच्चे होते थे ना, बच्चे क्लास 11 12 वाले, तब ना अपन बिना सोचे समझे कुछ भी पूछ देते थे। सर चंदा मामा क्यों आता है, सर सूरज क्यों आता है, मतलब एग्जाम्पल दे रहा हूँ। लेकिन अब हम बड़े हो जाते हैं ना तो हम सोचते हैं, फर्स्ट वी वेरीफाई कि हम जो पूछ रहे हैं वो सही है कि नहीं है, फिर उसके बाद हम पूछते हैं। बेटा वो सब बचपन में पूछने लेट हो गए तुम। वो सब पहले पूछते तो अभी साइंस वाइंस लेते, डॉक्टर वॉक्टर बन जाते हैं यार। हम ना टोटल 3 केस लेंगे। 3 केस लेके पूरी की पूरी जर्नल एंट्री समझ लेंगे A to Z। अभी फिलहाल तो हम सिर्फ रिडेम्पशन पे ही फोकस करते हैं, इशू करेंगे तो फालतू का कंफ्यूजन होगा। हम ना 3 केस लेंगे, केस नंबर 1, फिर केस नंबर 2, फिर केस नंबर 3। ठीक है, पहले देख लेना कैसे बना रहा हूँ। केस नंबर 1, उसी के नीचे तीनों केस आएंगे। एक मैं ऐसा कंपनी ले लेता हूँ जो बैंकिंग सेक्टर है एंड जो AIFIs है। ठीक है, बैंकिंग एंड AIFIs, समझ में आ गया। ऐसी कंपनी जब डिबेंचर्स इशू करती है, मान लो 1/4/2023 में हमने डिबेंचर क्या कर लिया, इशू कर लिया, तो इशू की तो एंट्री आप जानते ही है, क्या मारते हो, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट, फिर डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट डेबिट टू 9% डिबेंचर इशू में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्या ऐसी कंपनी DRR बनाएगी क्या? नहीं बनाएगी। क्यों नहीं बनाएगी? बिकॉज दिस इज द बैंकिंग एंड AIFIs, दीज आर एग्जेम्प्ट फ्रॉम प्रिपेयरिंग DRR। क्या ये DRI बनाएगी क्या? द आंसर इज नो, ये DRI भी नहीं करेगी, क्योंकि ये कंपनीज एग्जेम्प्टेड, इनके पास पैसे की कमी नहीं होती, इनके पास बहुत पैसे आपके, है ना, तो ये कहीं ना कहीं कुछ भी कर सकती है रीपेमेंट करने के लिए। मान लो इसका टेन्योर 5 साल का है, तो बताओ इसका रीपेमेंट कब होगा? 5 साल बाद। कब रीपेमेंट होगा बताओ? 31 मार्च 2027 पकड़ लो, चलो 28 ले लो, इतना बोल रहे हो तो जब रीपेमेंट करेगी तो क्या एंट्री मारेगी बताओ? 9% डिबेंचर डेबिट टू डिबेंचर होल्डर, मैं एट पार मान के चल रहा हूं। फिर सेकेंड एंट्री क्या मारेगी बताओ? डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक। कोई दिक्कत है क्या? तो यार ऐसी कंपनी जो बैंकिंग इंस्टीट्यूट है या AIFIs है, उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है, वो ऐसे एंट्री मार के चलेंगे।
अब मुद्दा उठता है केस नंबर 2। केस नंबर 2 में कौन सी बैंकिंग, कौन सा इंस्टीट्यूशन आता है? एनबीएफसीज और एचएलसीज। ठीक है, अब इन्होंने भी कब इशू किया डिबेंचर्स? 1/4/23। जब इशू किया डिबेंचर्स, वो भी 5 साल के लिए था। इशू की एंट्री हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं। क्या इन्हें डीआरआर बनाना है? द आंसर इज नो। दीज कंपनीज आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम प्रिपेयरिंग डीआरआर। क्या इनको डीआरआई बनाना है? यस, इनको डीआरआई बनाना है। यस, बनाना है। कितना % बनाना है? 15% ऑफ द डिबेंचर्स। चलो मैं डिबेंचर्स का वैल्यू बता देता हूं। उसका फेस वैल्यू है 10 लाख रुपए। बताओ डीआरआई बनाने की क्या एंट्री होगी? डीआरआई क्रिएट करना है तो क्या करेंगे अपन? डीआरआई डेबिट और बैंक के थ्रू पेमेंट कर देंगे। ये अपन ने पहली एंट्री मार दिया। कितने का बना लिया हमने? 1.5 लाख। कैसे निकला 1.5 लाख रुपए? फेस वैल्यू का 15%। आई बात समझ में? अब क्या होगा भैया? ये जो है डीआरआई हमने क्रिएट किया, ये अपने को ब्याज देगा हर साल। जब हमको ये इंटरेस्ट देगा, इंटरेस्ट मिलेगा मतलब, तो एंट्री क्या मारेंगे अपन? बैंक में पैसे आ रहे, बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट इनकम। मान लो इसका 10% आपको इंटरेस्ट मिल रहा है। कितना मिला बताओ? 15,000। अब ये जो 15,000 आपको मिला ना, ये आपका पैसा नहीं है भैया। आप इस पैसे को ना वापस से री इन्वेस्ट कर दो। ठीक है, खर्चा मत कर देना। क्या कर देना? इसको री इन्वेस्ट कर दो। तो थर्ड एंट्री बताओ, री इन्वेस्ट करने की क्या होगी? फिर से हमने किस में डाल दिया? डीआरआई डेबिट टू बैंक। पूरा 15,000 हमने री इन्वेस्ट कर दिया, वापस से डीआरआई में डाल दिया। आई बात समझ में? पैसा मिला, अब ये पैसे को हम यूटिलाइज नहीं करेंगे, वापस से री इन्वेस्ट कर देंगे। जब री इन्वेस्ट करेंगे तो मेरा इन्वेस्टमेंट फिर से बढ़ जाएगा 15,000 से, और बैंक कम हो जाएगा 15,000 से। सिंपल बात है। अब क्या होगा बताओ? अगर मैं बात करूं 31 मार्च 2028 की, क्या करना है मुझे? रीपेमेंट करना है। तो रीपेमेंट करने से पहले मैं अपने डीआरआई को मैच्योर कराऊंगा। भाई मैच्योर करा के पैसे ले लेते हैं। तो जब मैच्योर कराऊंगा तो क्या एंट्री होगी बताओ? बैंक में पैसे आएंगे, बैंक अकाउंट डेबिट। जो डीआरआई मेरा क्रिएटेड था वो खत्म हो जाएगा। कितना पैसा आ जाएगा? 1,65,000 फॉर एग्जाम्पल। क्यों 165 आया? 1.5 लाख प्लस ब्याज विच वॉज री इन्वेस्टेड। कितना पैसा हमको मिल गया? 1,65,000 बीइंग डीआरआई मैच्योर्ड। हाँ मैंने सिंपल ले लिया, ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं किया। अब जो भी ब्याज हमको मिला या जो भी हमने डीआरआई से पैसे गेन किए, अब क्या करूंगा बताओ? 9% डिबेंचर्स को डेबिट करूंगा, मान लो 10 लाख रुपए का, टू डिबेंचर होल्डर डाल दूंगा। कितने रुपए का? 10 लाख रुपए का। फिर वही डिबेंचर होल्डर को क्या कर दूंगा? रीपेमेंट, डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक। कितना पेमेंट कर दूंगा? 10 लाख। अब तुम बोलोगे सर पैसे तो सिर्फ 1 लाख ही मिले थे, 10 लाख कैसे कर दे रहे हो? तो यार कहीं ना डीआरआई बनाने के पीछे का जो मोटिव है ना, वो मोटिव ये है कि भाई कुछ तो पैसा अभी से जोड़ ले। भले वो 10 लाख तक का पूरा ना भी हो तो चलेगा, लेकिन जोड़ तो। ऐसा तो मत रहे कि भाई 10 साल बाद या 5 साल बाद एकदम कंगाली के रूप में रहे तुम, है ना? तो कुछ तो पैसा जोड़ ले। इससे इट इज़ अ मिनिमम क्राइटेरिया विच यू शुड फॉलो। ठीक है, ये किसके लिए है? ऐसी कंपनी जो एनबीएफसीज हैं और हाउसिंग लोन कंपनीज हैं। तो आपको पता चल गया बैंकिंग कंपनी कैसे फॉलो कर रही है, एनबीएफसीज और एचसीएल कैसे फॉलो कर रही है। अब केस नंबर 3 में आते हैं। अब बताओ केस नंबर 3 किससे रिलेटेड होगा? सारे अदर कंपनीज, अदर्स। अरे अदर्स ले लो ना, जो इसमें और इसमें नहीं आ रहे हैं। सिंपल बात है। तो बताओ ऐसी कंपनी सबसे पहले क्या करेगी? 1/4/2023 को 5 साल के लिए क्या कर ली? डिबेंचर्स इशू कर लिया। कितने रुपए का इशू कर लिया? एंट्री क्या क्या इसको डीआरआर बनाना है? बता डीआरआर कैसे बनाएगा?
अरे तो एंट्री क्या मारेगा? पी एंड एल अकाउंट डेबिट। किसका 10% बनाएगा? कितना बन गया? 1 लाख रुपए बन गया, कोई दिक्कत? सेकेंड एंट्री क्या मारेगी? डी आर आई बनाएगी। डी आर आई बनाने की क्या एंट्री होगी? डी आर आई अकाउंट डेबिट टू बैंक। कितना परसेंट बनाएगी? 1.5 लाख रुपए बनाएगी। मान के चलते कोई भी ब्याज हमको नहीं मिला। अब क्या आते हैं? 31 मार्च, 31 मार्च 2018, 28, हाँ यहाँ देखो, आप इस एंट्री पे फोकस करोगे ना, तो जब मैंने बैंक में पैसा मिला फिर मैंने उसको री इन्वेस्ट कर दिया, तो एक प्रकार से मैंने बैंक को डेबिट किया या फिर डीआरआई को डेबिट किया। इन दोनों को मर्ज करके देखो ना क्या बन रहा है, बैंक ऑब्लिक डीआरआई डेबिट टू इंटरेस्ट इनकम। अपन अलग अलग भी दिखा सकते हैं, एक साथ वो क्वेश्चन को पढ़ने से समझ में आएगा कि पैसा मिल रहा है कि पैसा अक्रू हो रहा है, वो क्वेश्चन को पढ़ने से समझ में आएगा। ठीक है, अब बताओ एट द एंड ऑफ द टेन्योर, 5 साल बाद क्या एंट्री करेंगे भाई? सबसे पहली एंट्री हम मारेंगे, थर्ड एंट्री। ये जो डीआरआर हमने क्रिएट किया है इसका मकसद पूरा हो चुका है, इसका ऑब्जेक्टिव पूरा हो चुका है। जब इसका ऑब्जेक्टिव पूरा हो गया है तो पूरा का पूरा डीआरआर किस में ट्रांसफर हो जाएगा? जनरल रिजर्व्स। क्या एंट्री मारेंगे? डीआरआर अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व्स। पूरा का पूरा डीआरआर किस में कन्वर्ट हो गया? जनरल रिजर्व्स में। कितने रुपए का डीआरआर कन्वर्ट हो गया जनरल रिजर्व्स में? 1 लाख रुपए का। यस और नो? क्योंकि इसका मोटिव क्या था डीआरआर बनाने का कि भैया प्रॉफिट को अलग करके रख लो ताकि वो बट ना जाए डिविडेंड के रूप में। तो इसका मोटिव पूरा हो चुका है, इसका ऑब्जेक्टिव पूरा हो चुका है। नाउ दैट डीआरआर इज नॉट मोर इंपॉर्टेंट फॉर अस। हमने पूरा का पूरा डीआरआर को कहां ट्रांसफर कर दिया? रिजर्व्स में, जनरल रिजर्व्स में। लेकिन कब ट्रांसफर करना है? जब डिबेंचर्स क्या हो रहे हो? मैच्योर हो रहे हो, रीपे हो रहे हो। फिर क्या करेंगे बताओ? ये डीआरआई को बेच देते हैं। डीआरआई को बेचेंगे तो क्या एंट्री होगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू डीआरआई। कितना रुपए बेच दिया हमने? 1.5 लाख रुपए बेच दिया। यस और नो? तो ये दोनों काम करने के बाद पांचवी एंट्री क्या करूंगा बताओ? 9% डिबेंचर्स डेबिट टू डिबेंचर होल्डर। कितने रुपए का? 10 लाख, 10 लाख। और सिक्स्थ एंट्री क्या करूंगा बताओ? डिबेंचर होल्डर डेबिट टू बैंक करके पेमेंट कर दूंगा 10 लाख, 10 लाख। एक बात मेरे को ये बताओ, ये जो मैंने डीआरआर बनाया आउट ऑफ प्रॉफिट, ये कहाँ पे खड़ा होगा? बैलेंस शीट के खड़ा रहेगा ना। अब जब डिबेंचर्स रिडीम हो चुके हैं तो क्या डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व्स की कोई ज़रूरत है क्या? तो उसको वहाँ से हटा के जनरल रिजर्व में डाल दो। इसकी नेचर होता है क्रेडिट, क्रेडिट को हटाने के उसको कर दो डेबिट, और पूरा पैसा कहाँ ट्रांसफ़र कर दो? जनरल रिजर्व्स में। सिंपल। जब हमने डीआरआई बनाया, जब हमने डीआरआई बनाया तो डीआरआई कहाँ पे खड़ा हुआ? बैलेंस शीट के एसेट साइड। पैसा चला गया। अब जब डिबेंचर रिडीम हो रहे हैं तो वो रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट रखने का कोई ज़रूरत है क्या? उसको बेच दो। बेचेंगे तो पैसे आएंगे, पैसे आएंगे और जो डीआरआई डेबिट हुआ था वो कैंसिल हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। अब जब पैसे आ चुके हैं तो डिबेंचर को रिडीम कर दो। तो ये 3 सिचुएशन अगर हम समझ गए तो बुक के 4 क्वेश्चन प्लस प्रैक्टिकल क्वेश्चन हमसे ऐसे बन जाएंगे, ऐसे। ऐसा नहीं है। थर्ड वाला केस सिचुएशन कब लगेगा? केस नंबर 3 कब लगेगा? जब अदर देन बैंकिंग, एनबीएफसी, एचएलसी एंड एआईएफआई से, अदर कंपनीज के लिए। हाँ, डीआरआर यूज नहीं हुआ, नहीं, डीआरआर का मोटिव फुलफिल हो गया। डीआरआर हमने क्यों बनाया था बताओ?
ना। डीआरआर हमने इसलिए बनाया था ताकि डिविडेंड ना बांट दे कंपनी। अब तो डिबेंचर रिडीम हो गए ना, तो वो डीआरआर बनाने का कोई मोटिव रहे ही नहीं गया, वो डीआरआर रखने का कोई मोटिव रहे ही नहीं गया। लिख लो फिर पूछना, अच्छा चैप्टर है, मजा आ रहा है होगा। हाँ क्या? अरे ब्याज मिल रहा है, वो क्वेश्चन में लिखा रहेगा। एज्यूम क्यों 10%? 10% एज्यूम क्यों? अबे मार्केट में रेट 10% चल रहा है ना। डीआरआर कभी नहीं बेचते। डीआरआर कैसे बेच दोगे भैया? रिजर्व्स कैसे बेच दोगे, मेरे को ये समझाओ। अबे इन्वेस्टमेंट बोलना। डी आर आर एंड डी आर आई बोथ आर डिफरेंट ना। यू आर यूजिंग डी आर आर। हाँ तो फिर अच्छे से बोल। हाँ ठीक है, फिर अब अच्छा है, अब सही है। हाँ तो यार वही पैसे से तो रिडीम की ना, देखो टू बैंक डिबेंचर होल्डर को पेमेंट किया ना, है ना। तो जब अपन ने पेमेंट किया तो पैसा काम आ गया ना। हाँ, पहले पैसा मिला, बैंक में पैसे आ गए, अब वही पैसे को तो यूज कर लिया ना पेमेंट करने के लिए। हाँ, बर्फ ही बर्फ है भैया। अरे अरे आप एक बात में बताओ, इन्वेस्टमेंट क्या होता है? इन्वेस्टमेंट क्या होता है मतलब? हाँ आ सकते हैं ना, तो बेचना क्या है? पैसे आ गए ना हमको। अरे वो उसको छोड़ो ना यार, मैं तो बता दिया ना उसको जो समझना था। देखो समझ में आ गया ना भाई श्रेय, बस सिंपल है। आपका प्रॉब्लम क्या है पता है? आप बाजू वाले के डाउट पे ध्यान देते हो, आप अपना डाउट निकालो ना यार। देख लो कैसे बनाना है, बाकी मैं तो बना दिया हूँ। अब तुम अपना देख लो। और मुझे एक भी सेकंड नहीं लगा इग्नोर मारने को। नहीं, मैं सोचा तुम समझ गए हो मेरा चुप्पी, तो तुम्हारा रिप्लाई नहीं आया तो मैं ही बता दिया। अरे रुको भैया, डिवेंचर रिडेम्पशन एक लय में ख़त्म करना है। हाँ, मैथ्स जैसा तुम बोलो। मैं ना थोड़ा सा कल से अब जल्दी आऊँगा। कल से 8:15 मतलब 8:15। हाँ 8 बजे कर लेते यार। 7 कर लें? नहीं नहीं नहीं, 7 नहीं, 7 नहीं। सोचने वाला बच्चा कुछ नहीं कर पाया, करके दिखाओ।
अरे यार जल्दी बनाओ यार। पलक मैडम लिख ली इसको। कर लूंगा। करवा देते हैं ना चालू। ऐसे देखो, मैं बहुत रेयर केस में कमिटमेंट वो करता हूँ ना, धोखाधड़ी वाला काम। वो शाम वाली क्लास ना, वैसी बात नहीं है। इलस्ट्रेशन नंबर 4, इलस्ट्रेशन नंबर 4। देखो आज मेरा डिबेंचर्स खत्म हो गया, कल मेरा प्रेफरेंस खत्म हो जाएगा। हाँ, डिबेंचर का रिडेम्पशन समझ गए ना, तो लगभग सेम है। उसमें CRR होता है। कैश रिजर्व। हे प्रभु। तो कैश रिजर्व रेशियो तेरे को नहीं बोलना था। मेरे माइंड में अब वही घूम रहा है, हंस रहा हूँ मैं अंदर ही अंदर। इससे ये समझ में आ गया कि आप घर में जाके ना पढ़ाई नहीं कर रहे हो। अगर आप घर जाके अगर पढ़ते ना, बोनस शेयर्स की एंट्री आपको याद होती ना, याद है तो उसमें CRR यूज होता है ना। मैं बोला मम्मी को थोड़ा सा चेंज चेंज करके दो। कॉन्सेप्ट समझने में बहुत टाइम लग जाता है। अब क्वेश्चन बनाओगे ना, बहुत इजी है। ठीक लिखता है, मतलब इसके राइटिंग है, अच्छा है। अब कचरा जो लिख रहा है उनके लिए तो ठीक है, उनके लिए तो खींचना ही पड़ेगा।
सीए में ये मैटर नहीं करता, भले 12th में करता होगा फॉर्मेट, बट सीए में मैटर नहीं करता। सीए में मैटर करता है कि आप कितना नॉलेजेबल हैं, कितने सही हैं आप। लिख ली, निकालना पेज नंबर 11.195। यस, अभी जो दिया बनाने के लिए तुम लोग नहीं बना पाए, बोला हो गया था, थर्ड वाला रिडेम्पशन था, तभी बताऊंगा भाई। यस, इलस्ट्रेशन नंबर 4। 1 2 3 तो हलवा है। चलो देख के भैया, देख के, एक तो इतना चिपक गए तुम लोग मेरे कैमरा के पास। चित्रांशी इलस्ट्रेशन नंबर 4 पढ़, लिख लिए। इलेवन पॉइंट 195। अपने को सबसे मतलब है, तीनों एंट्री करेंगे अपन, राइट इशू की भी करेंगे, बोनस को भी करेंगे। नहीं, फिर से करेंगे। वो सेम क्वेश्चन नहीं होगा ना, एकदम डिक्टो कॉपी पेस्ट थोड़ी ना होगा। हाँ तो वैल्यू चेंज तो है। पढ़ चित्रांशी, स्टार्टिंग से पढ़। श्रेय छोड़ दे, अरे छोड़ दे यार, वो लास्ट का 2 एंट्री वही तो है, 9% डिवेंचर, डिवेंचर छोड़ दे उसको। अब बुक खोलने में लगाएगा 10 घंटा। पढ़ चित्रांशी। एक सेकंड भैया, अनलिस्टेड कंपनी है, क्या डीआरआर बनाना है, क्या डीआरआई बनाना है, सब बनाना है। आगे पढ़ो, केस 3 लगेगा, यस आगे पढ़िए। अदर देन बोल दिया, नहीं भी बोलता, अनलिस्टेड कंपनी है, करना ही पड़ता। आगे बढ़ो, ठीक है। देखो बैलेंस शीट में ना आप अदर देन एचएफसी लिखा है भैया, पढ़ते नहीं हो आप। देखो नोट्स टू अकाउंट्स पढ़ो, नोट्स टू अकाउंट्स ना मैं पढ़ देता हूं, एक सेकंड रुक जाओ। शेयर कैपिटल में आपके पास ऑथराइज्ड कितना है, नंबर ऑफ शेयर्स 30,000, इशूड कितना है 20,000 शेयर्स। आगे देखो रिजर्व और सरप्लस में है कितना, 1 20। क्या इसने डीआरआर बनाया है,
नहीं बनाया, बनाया होता तो बैलेंस शीट में रिजर्व और सरप्लस में होता। तो ऐसा कहा जाता है, कानून में लिखा है, जिस साल आप रिडीम कर रहे हो ना उस साल आप डीआरआर बना दो, लेकिन साल के शुरुआत में। जैसे हमारा साल खत्म कब हो रहा है, 31 मार्च 2021 में खत्म हो रहा है ना, जिससे रिलेटेड बैलेंस शीट है, तो हम ना उसी टाइम पे डीआरआर बना देंगे साल के शुरुआत में, मतलब 1 अप्रैल को डीआरआर बना के खत्म कर देंगे। ठीक है, आगे देखो, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स 12% का है, डिबेंचर्स। आगे देखो, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट्स है हमारे पास। बैंक का बैलेंस है, बैंक में कितना पैसा है, 2,30,000। आगे देखते हैं, एट द एनुअल जनरल मीटिंग एजीएम इट वॉज रिजॉल्व्ड, ऐसा बोला गया, टू गिव एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स एन ऑप्शन टू परचेज ₹1 शेयर एट 15 फॉर 4 शेयर्स हेल्ड। मतलब 1 शेयर के बदले 4 शेयर के बदले हम 1 शेयर राइट इशू कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, राइट इशू कर रहे हैं। कितने रुपए में इशू कर रहे हैं, 15 रुपए में, 5 रुपए प्रीमियम। ठीक है, आगे बोलता है, दिस ऑप्शन वॉज टेकन बाय ऑल द शेयर होल्डर्स। जब आप ऑप्शन देते हो तो शेयर होल्डर्स के पास 3 क्राइटेरिया होता है, आइदर ही कैन एक्सरसाइज दैट ऑप्शन, और ही कैन रिजेक्ट दैट ऑप्शन, और ही कैन रिनाउंस दैट ऑप्शन। रिनाउंस में कैलकुलेशन करना होता है, उसमें अपने को शेयर्स इशू नहीं करना होता। यहाँ पे एक्सेप्टेंस का केस है, हम पूरा का पूरा शेयर्स इशू कर देंगे। आगे बोलता है, इशू 1 बोनस शेयर्स फॉर एवरी 5 हेल्ड। अगर हम ओरल कैलकुलेशन करते हैं, पहले तो कैलकुलेशन करो, हमारे पास इशूड शेयर्स कितने थे, 20,000। 1 शेयर्स फॉर एवरी 4 हेल्ड, डिवाइड बाय 4 करो, 5,000। 5,000 रुपए से बढ़ जाएगा शेयर्स, तो कितने हो जाएंगे शेयर्स, 25,000 शेयर्स। अब 25,000 डिवाइडेड बाई 5 कर लो, बोनस 5,000। 5,000 का बोनस शेयर्स दिया इंटू 10 रुपीज फेस वैल्यू, कितना हो गया, 50,000। देखो मेरे पास प्रॉफिट एंड लॉस में 50,000 है क्या, है, तो मैं प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस यूज कर सकता हूं। आगे बोलता है, टू रीपे द डिबेंचर्स एट अ प्रीमियम ऑफ 3%। यस, उसको ऐड करके, हाँ। आगे बोलता है, टू रीपे द डिबेंचर्स एट अ प्रीमियम ऑफ 3%। आप ऊपर देखो डिबेंचर्स है कितने का, 1,20 में 3% जोड़ो, कितना होता है, 1,23,600 रुपये पेमेंट करना है अपने को विथ प्रीमियम। तो नुकसान होना है, कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बोलता है, गिव नेसेसरी जर्नल एंट्री टू रिकॉर्ड द ट्रांजैक्शंस। आप डायरेक्टली जर्नल एंट्री बनाएंगे तो शायद गलती कर जाएंगे, तो आप मेरे हिसाब से काम करना, तो गलती करने के चांसेस हट जाएंगे। इसको साइड करो। देखो भैया, अगर आपको पूरा पिक्चर समझना है इलस्ट्रेशन नंबर 4 का, तो मैंने तो क्वेश्चन पढ़ दिया, इसके बाद आपको मेरे इस लाइन को समझना है। बैलेंस शीट कब का दिया हुआ है बताओ, 31 मार्च 2000। यहां का बैलेंस शीट इज गिवन, यस और नो। अब क्या हो रहा है, एडजस्टमेंट में बोल रहा है कि हमने एजीएम कंडक्ट कराया। एजीएम मतलब क्या होता है, अब ये एनुअल जनरल मीटिंग करना जो ड्यू डेट है, मेरे को कानून पता है तो मैं बता देता हूं, 30/9/2021 में हमने एजीएम किया। एजीएम में क्या क्या डिसाइड हुआ बताओ, हमको राइट इशू करना है, हमको बोनस इशू करना है, और हमको डिबेंचर्स वालों को रीपे करना है। ये सब कहाँ पे डिसाइड हुआ बताओ, एजीएम के लास्ट डेट या यहाँ कहीं पे भी हुआ। ठीक है, अब ये सारा काम हम कब करेंगे, 31 मार्च 2022 से पहले करके चलेंगे, यस और नो।
31 मार्च 2022, अगले साल से पहले करना है पूरा काम। एजीएम का एंड डेट है वो ऐसे अपने से लिख दिया हूं। मतलब ये सारा काम, ये तीनों काम हमको कब करना है? 31 मार्च 2022 से पहले, ईयर एंड से पहले। अब बताओ ईयर एंड से पहले मैं क्या क्या करूंगा? सर सबसे पहले तो मैं क्या करता हूं, राइट इशू कर लेता हूं। बताओ तो भैया, राइट इशू जब करूंगा तो नंबर ऑफ शेयर्स कितने होंगे? कैसे निकालोगे? 20,000 इंटू 1/4, दैट इज 5,000। यस और नो? राइट इशू करने के बाद टोटल शेयर्स कितने हो जाएंगे मेरे पास? 20,000 तो पहले से थे, 5,000 राइट इशू कर दिया, कितने हो गए? 25। राइट इशू करने के बाद मैं क्या करूंगा बताओ? बोनस इशू करूंगा उसी टाइम, तुरंत। अब नंबर ऑफ शेयर्स कितने हो जाएंगे? नंबर ऑफ शेयर्स कितने होंगे? 25,000 का कितना 1/5, मतलब कितने हो जाएंगे? 5,000। अब बताओ टोटल शेयर्स कितने हो गए? 25 तो पहले थे ही, 5 और आ गए, कितने हो गए? क्या हमारे दायरे के अंदर है क्या? ऑथराइज्ड के अंदर है क्या? अब बोनस इशू करने के बाद मैं बनाऊंगा डीआरआर। डीआरआर कितना परसेंट बनाऊंगा? 10%। डीआरआर बनाने के बाद मैं बनाऊंगा डीआरआई। डीआरआई कितना परसेंट बनाऊंगा? 15%। अब बताओ डीआरआई बनाने के बाद हम करेंगे रिडेम्पशन। रिडेम्पशन जब करूंगा तो अपने डीआरआर को क्या करूंगा? कैंसिल। अपने डीआरआई को क्या कर दूंगा? सेल। और अपने डिबेंचर्स वाले को क्या कर दूंगा? रीपेमेंट। यस और नो? ये पूरी कहानी मेरे को करके चलनी है। बोलो बात समझ में आई क्या? अब इस पूरे कहानी में एक प्रॉब्लम है, क्या मैं डिबेंचर वालों को इंटरेस्ट दूं, पूरे साल भर का इंटरेस्ट दूं? तो बिल्कुल देना पड़ेगा। आप साल भर का इंटरेस्ट भी ड्यू करके चलना। तो मतलब ये है कि एट द टाइम ऑफ रिडेम्पशन हम इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स भी देंगे, इसकी भी एंट्री हमको करनी है। ठीक है? तो भूल ना जाना, पूरे साल की एंट्री करनी है, सब चीज की एंट्री करनी है। इस प्रॉब्लम में इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम ये है, सिर्फ बोला है पास नेसेसरी जर्नल एंट्री। क्या क्या एंट्री हो सकती है वो सारी एंट्री आपको खुद सोचना है। ठीक है? बताओ सबसे पहला काम क्या करूं? राइट इशू। राइट इशू करूंगा तो क्या एंट्री होगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू एसपीआर। कैलकुलेशन बताओ। ठीक, सेकेंड एंट्री क्या करूंगा? चलो लिख लेता हूं, यहां पे कितना ले लूं? फिर नेक्स्ट बोनस इशू करने के लिए निहायती गलत, एसपीआर डेबिट। जब राइट इशू किया एसपीआर आया ना, तो पहले इसको यूटिलाइज करो ना। एसपीआर डेबिट, फिर पीएनएल डेबिट। पीएनएल कितना नहीं पता मेरे को। ठीक है, पहले बोनस ले लेते हैं। बोनस टू शेयर होल्डर्स कैसे आएगा बताओ? नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं? 5,000। 5,000 का कितना? 10 रुपये फेस वैल्यू। कितना आना चाहिए? 50,000। 25 इधर से ले लिया तो 25 इधर से ले लेंगे। थर्ड एंट्री बताओ क्या होगा? बोनस टू इक्विटी शेयर होल्डर डेबिट टू शेयर कैपिटल। कितने का शेयर कैपिटल यूटिलाइज कर लेंगे अपन? 50,000। नेक्स्ट क्या बनाना है बताओ? फोर्थ एंट्री डीआरआर। डीआरआर कैसे बनता है? पीएनएल के थ्रू। तो पीएनएल अकाउंट डेबिट टू डीआरआर। कितना परसेंट बनाएंगे? किसका? 10। डिबेंचर्स वालों का। डिबेंचर्स कितने का है? 1/20 का 10% कितना होता है? 12,000। डीआरआर बनाने के बाद क्या बनाएंगे? डीआरआई।
DRI बनाने की एंट्री, DRI डेबिट टू, कितना बनाएंगे DRI? 1,20,000 का कितना होता है? 18,000। नेक्स्ट आगे चल के हम क्या करेंगे? रिडीम। रिडीम करते टाइम, छठवीं एंट्री, रिडीम करते टाइम DRR को क्या करना है? कैंसिल। DRR को कैंसिल करके कहाँ पे डालेंगे? जनरल रिजर्व्स। कितने का जनरल रिजर्व्स डालेंगे? 12,000। फिर क्या करना है? DRI को बेच देना है। तो DRI बेचेंगे तो बैंक में पैसा आएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू DRI। कितने का DRI बेच दिया? 18,000। नेक्स्ट, फिर एट्थ एंट्री, रीपेमेंट करने से पहले ब्याज दे देता हूँ। इंटरेस्ट देने की क्या एंट्री होती है? इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट टू डिबेंचर होल्डर्स टू TDS। अब बताओ इंटरेस्ट कितना दूँ पूरे साल भर का? 1,20,000 का कितना परसेंट? कितना आता है? 14,400। TDS कितना काटूं? 1,440। इसमें बैलेंस कितना आ जाएगा? 12,90,960। नेक्स्ट, नाइन्थ एंट्री क्या करूंगा? डिबेंचर होल्डर डेबिट टू बैंक। बैंक से पेमेंट कर दूंगा। कितने का ब्याज पटा दिया? 12,960। नेक्स्ट, TDS पटा दूंगा। TDS अकाउंट डेबिट टू बैंक। कितने का TDS पटा दूंगा? 1,440,1,440। नेक्स्ट, 11वीं एंट्री, डिबेंचर वालों को कैंसिल करना है तो क्या एंट्री मारूंगा? 12% डिबेंचर डेबिट, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन डेबिट टू डिबेंचर होल्डर। कितना? कितना? 1,20,000, 36,000, 1,23,600। नेक्स्ट, 12वीं एंट्री क्या करूंगा? डिबेंचर होल्डर डेबिट टू बैंक। कितना पेमेंट कर लूंगा? 1,23,600। नाउ दिस एंट्री इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो मैं 13वीं एंट्री मार रहा हूं। 13वीं एंट्री क्या करूंगा मैं? P&L अकाउंट डेबिट, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन 3,600। अब तुम बोलोगे सर प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन को हमने राइट ऑफ क्यों किया है? इसका आंसर आपको बताना है। वाई राइट ऑफ? क्यों किया ऐसा? ऐसा चलो कोई नहीं, आप पहले लिखो फिर बताता हूँ। अरे हुआ, एक एंट्री और माननी है क्या? उसको इंटरेस्ट एक्सपेंस को P&L में डालना है, डाल दो। सब चीज सही मारा है और क्या दिक्कत है? कहाँ मारा है भाई अलग? कहाँ अलग मारा है बता? वो इंटरेस्ट की एंट्री मारा नहीं है बस। तो ठीक है ना, इंटरेस्ट की एंट्री नहीं मारा तो नहीं मारा, क्या दिक्कत है? बोल तो रहा हूँ इंटरेस्ट की एंट्री नहीं मारा बस। क्रश बना दिया मैं। 10% ही रहता है वो। और अपन कितना मार लिए? 13 ना, 3 एंट्री हम एक्स्ट्रा मारे। ये 11 कैसे मार दिया तो? ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है।
क्या बोल रहा है? चलेगा, चलेगा। डिबेंचर्स वाले पे, डिबेंचर्स वाले पे, डिबेंचर्स। उसके कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं है, कितना परसेंट लूँ मेरे को पता नहीं है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। डेट देता तो और अच्छा रहता वैसे। कहाँ? कौन सी वाली? किसका है? वो देखूँ इसका, वो दिखा ना ट्रेलर। चलते हैं यार। इंग्लिश।